Hello friends, myself Dr. Yogita Chandrakar, Assistant Professor, Department of रोग निदान एवं विकृति विज्ञान. Today I am here the present topic acquired immunodeficiency syndrome AIDS. जैसे हमने देखा HIV एंड एड्स दोनों मतलब दो नेम्स हम इसे कहते हैं. तो HIV का मतलब क्या होता है कि HIV क्या है. तो जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस होते हैं, ह्यूमन इम्यून जो वायरस होते हैं, उसके लिए इसको नाम दिया गया HIV. तो इसमें हम देखते हैं एड्स इज़ अ वाइड स्प्रेड डिसीज़, क्योंकि ये क्या था, एक पैंडेमिक डिसीज़ था. पूरे वर्ल्ड वाइड ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड था, मतलब इन्फेक्ट सभी को किया था. तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि वाइड स्प्रेड डिसीज़ मतलब कि एक पैंडेमिक डिसीज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है. तो एड्स इज़ अ वाइड स्प्रेड डिसीज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस 1 and 2. मीन्स दो वायरस थे. जो HIV वायरस है 1 है एंड 2, एंड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वैरायटी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल डिफिशियंसी ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ CD4 T सेल्स, सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी. तो हमने देखा है जो सेलुलर इम्यूनिटी में T सेल्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं. तो जो T हेल्पर सेल्स होते हैं, मतलब इसमें CD4 T सेल्स भी होते हैं और CD8 T सेल्स भी होते हैं. तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मैनेज करके रखते हैं कि बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है तो उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडीज़ बनती है, उसके वो मतलब उसमें ऐसे कौन से एक्टिवेटर होते हैं, कौन से रिसेप्टर होते हैं जो उस एंटीजन को रिसीव करते हैं, देन आफ्टर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं. तो वही है कि यहाँ पे जो एक वैरायटी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल डिफिशियंसी ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ CD4 T सेल्स, मतलब कि इसमें T हेल्पर सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं. फर्स्टली डिस्कवर्ड इन 5 होमोसेक्सुअल मेल. होमोसेक्सुअल मेल्स में ये हमको मेनली देखने को मिला कहाँ पे, लॉस एंजलिस में, USA में 1981 में फर्स्ट टाइम. HIV इन्फेक्शन इन ह्यूमन इज़ कंसिडर्ड पैंडेमिक बाय दी WHO. जैसे ही ये क्या हुआ, USA में फर्स्टली मिला, फिर अदर कंट्रीज़ में मिलने लगा, तो फिर इसको क्या किया, WHO ने एक पैंडेमिक डिसीज़ बता दिया कि एक पैंडेमिक डिसीज़ है जो कि वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी स्प्रेड हो सकता है. Unusual infection and Kaposi sarcoma were found to be due to acquired immunodeficiency and thus the acronyms AIDS. पहले तो इसको HIV इन्फेक्शन बोले, इसने सेल्स जो होते T हेल्पर सेल्स होते उसको इन्फेक्ट किया. बाद में इसको क्या किया कि इसमें हमको देखा गया कि कापोसी सार्कोमा एक अनयूजुअल इन्फेक्शन था जिसमें बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. तो फिर क्या होता है, जो इम्यून डिफिशियंसी होती है, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, तो इसके कारण कुछ इन्फेक्शंस दिखते हैं और बॉडी में चेंज होते हैं. तो इसको नाम दे दिया गया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. देन है इटियोलॉजी. तो एड्स इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द ह्यूमन रेट्रोवायरस, मतलब कि बहुत सारे वायरस होते हैं, वायरसेस की फैमिलीज़ होती हैं, सब फैमिलीज़ होती हैं. तो जो रेट्रोवायरस फैमिली होता है उससे ये बिलोंग करता है कौन, HIV वायरस. तो रेट्रोवायरस फैमिली का है HIV1 एंड HIV2. तो HIV1 जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज वर्ल्ड वाइड. तो सबसे पहले HIV1 मिला जो कि वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन था. बाद में HIV2 वायरस, तो ये जो है मोस्टली हमको देखने को मिला वेस्ट अफ्रीका में. दीज वायरस आर पास्ड. कैसे पास होता है, मतलब कि ये वायरस कोई इन्फेक्शन करता है तो एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये कैसे जाता है या फिर कैसे इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है. तो इसके लिए था थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट. फर्स्ट था यहाँ पे कि अगर विदाउट प्रिकॉशन या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो उनमें क्या है, ये जो थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो स्प्रेड हो सकता है. थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट. जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट. जैसे कि अगर हमने IV इंसिजन दिया, वो HIV पेशेंट है, उसने आपको निडल प्रिक किया, गलती से वो आपके भी हैंड में प्रिक हो गया, तो ये वायरस जो होता है वो ब्लड के थ्रू में एक से दूसरे में स्प्रेड हो सकता है. वैसे ही ब्लड के प्रोडक्ट, जैसे हमने स्पेसिमेन लिया, कुछ किया, लेबोरेटरी का जो वर्क होता है इसमें जो होता है तो वो होते हैं ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू. थ्रू शेयरिंग ऑफ कंटामिनेटेड निडल एंड सिरिंज अमंग इंजेक्शन ड्रग यूजर्स. वही है, कुछ लोग होते हैं जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं. वो अगर HIV पेशेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है, वो अवेयर नहीं है, एक ही जो ड्रग है उसको 2-3 लोग इंजेक्ट कर रहे हैं अपने में, तो भी ये हो सकता है. इंट्रापार्टम और पेरिनेटली फ्रॉम मदर टू इन्फेंट वाया ब्रेस्ट मिल्क, कि अगर पेरिनेटल पीरियड होता है तो मदर टू इन्फेंट ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी हो सकता है.
There is no evidence that the virus can be passed through casual or family contact or by insect such as mosquito. ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि ये जो वायरस होता है वो कैजुअली फैमिली से फैमिली में जा रहा है या किसी को इंसेक्ट या मॉस्किटो बाइट से ये किसी में स्प्रेड हो रहा है, ऐसा कहीं पे भी ऐसा एविडेंस नहीं है. देयर इज़ अ डेफिनेट थ्रू स्मॉल occupational risk of infection for health co-workers and laboratory personnel. मीन्स कि जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं या जो लेबोरेटरी में काम करते हैं तो उनमें क्या होता है, HIV इन्फेक्शन जो होता है वो ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू में मतलब फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है. बट ये भी क्या होता है कि ये ऑक्यूपेशनल रिस्क जो होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस इसके नहीं होते. द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम अन infected healthcare worker to his or her patients through invasive procedure is extremely low. वैसे ही क्या होता है, प्रॉपरली इसमें मेंटेन किया जाता है, डेकोरम मेंटेन करते हैं, उसका टेस्ट किया जाता है पहले. कोई भी सर्जरी होने के पहले भी HIV का टेस्ट कंपलसरी है. तो क्या होता है, वो किसी भी स्पेसिमेन के थ्रू या IV इंजेक्शन के थ्रू या फिर एक कोई हेल्थ वर्कर है उसके थ्रू या फिर कोई पेशेंट है उसको हेल्थ वर्कर को होना, ये जो एक कंडीशन होती है बहुत ही माइन्यूट होती है, मतलब एक्सट्रीमली लो है कि इस तरीके से ये स्प्रेड होगा. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HIV बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रेट्रोवायरस. मैंने बताया कि रेट्रोवायरस फैमिली को बिलोंग करता है. एंड सब फैमिली होती है इसकी लेंटीवायरस सब फैमिली है एंड रेट्रोवायरस फैमिली है. सिंगल स्टैंडर्ड वायरसेस होते हैं, मतलब इसमें जो RNA होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं. दैट कंटेन द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. It enables the RNA of the virus to produce a DNA copy of itself in order to become integrated and replicate in host cell. मतलब क्या होते हैं, ये जो वायरस होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस हैं और इस वायरस में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये ऐसा ही क्या करते हैं, DNA कॉपी बना सकते हैं. और वो क्या करता है, उसके होस्ट सेल्स में क्या होता है, रेप्लिकेट करने लगता है, इंटीग्रेट करने लगता है, बढ़ने लगता है. तो ऐसे क्या करते हैं, वो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं. साइटोपैथिक वायरस है, ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को, चिंपैंजी, माइस दैट कॉजेज इम्यून सप्रेशन एंड एड्स ओनली इन ह्यूमन बींग्स. ये जो होता है वो ह्यूमन चिंपैंजी को भी इन्फेक्ट कर रहा है, माइस को भी इन्फेक्ट कर रहा है, बट इम्यून सप्रेशन जो होता है ओनली फॉर द ह्यूमन बींग. कि इम्यून सप्रेशन या एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स जो होते हैं वो ऑलरेडी किस में होते हैं, ओनली ह्यूमन बींग्स में होते हैं. सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, ये हम बात कर ही चुके हैं. देन हम इसमें यहाँ पे देखते हैं एक डायग्राम है जिसमें कि HIV जीनोम एंड वेरियन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे दिख रहा है. तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है, जब कोई भी बाहर से कोई एंटीजन आता है तो उसके लिए पर्टिकुलर जो सेल होते हैं उसके सरफेस पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं. वो रिसेप्टर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, वेरियस टाइप के रिसेप्टर्स उसमें होते हैं. और उन रिसेप्टर का काम होता है कि अपने अगेंस्ट, मतलब अगर उसका कोई मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज है या फिर वो उसको उसके जैसा नहीं लग रहा है तो वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट पे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है. तो ये क्या होते हैं, उसको रिसीव जब करेगा तो उसके पास जो उसके सरफेस पे, ये जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में, इसमें जो लगे हुए हैं जो रिसेप्टर्स हैं उसके को एक्टिवेटर्स हैं, वो बाहर एंटीजन को रिसीव करते हैं. एंटीजन को रिसीव करेंगे तो क्या होंगे, फिर वहाँ पे जो हमारा सेलुलर इम्यूनिटी होती है या फिर इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही मतलब काम करने लगेगा. पहले वहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आएंगे, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आने लगेंगे, वहाँ पे लिम्फोसाइट्स आएंगे, वो क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट पे उस रिसेप्टर से वर्क करेंगे. T हेल्पर सेल्स, मेमोरी सेल्स ये बताएगा कि ये तो हमारी सेल्स है ही नहीं, ये तो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर है. तो फिर वो क्या होगा कि उसके उस एंटीजन, ये तो हमारी बॉडी का नहीं है, उसको समझ में आ जाएगा और उसके अगेंस्ट पे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करने लगेगा. बट इसके लिए टाइम लगता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है. तो वैसे ही क्या हो रहा है कि ये जो जीनोम होता है, वायरस का जो जीनोम होता है वो उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है वेरियन. और ये वेरियन स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसके जो रिसेप्टर होते हैं या फिर इसके एंटीजन जो होते हैं वो हमारी जो ह्यूमन सेल्स के कंपैटिबिलिटी बन जाते हैं. तो वो क्या करते हैं, कई बार हमारी सेल्स को लगता है ये तो हमारे सेल्स जैसे ही दिख रही है, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे ये इम्यून सिस्टम जो होता है उसके अगेंस्ट वर्क भी करेगा, बट कभी कभी उन चीज़ों को रिसीव भी करता है. देन यहाँ पे HIV वायरस, ये देखते हैं हम यहाँ पे कि सबसे पहले हम आउटर साइड पे देख रहे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको बोलते हैं GP120. एक है ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन GP41. 2 लेयर्स दिख रहे हैं इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन के, GP120 एंड GP41. लास्ट में एक वायरल मेम्ब्रेन है जो लिपिड लेयर है, और इनर साइड में क्या है, RNA दिख रहा है. और जैसे हमने बोला था कि क्या था, सिंगल स्ट्रैंड RNA है, डबल नहीं है.
एंड साथ में क्या है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो होता है एक HIV वायरस का स्ट्रक्चर होता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, इसमें एक वायरल मेम्ब्रेन होता है जो एक लिपिड की लेयर होती है, उसमें जो ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं वो 2 होते हैं जो कि GP120 एंड GP41। देन आफ्टर देखते हैं रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन कि किन को रिस्क होता है, क्या हो सकता है कि HIV इन्फेक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे में स्प्रेड होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें एक्सीडेंटल निडल प्रिक। हमको पता है कि HIV पेशेंट है, बट कई बार ये होता है कि एक्सीडेंटली मतलब गलती से वो जो निडल होता है वो हम आपके हैंड पे प्रिक हो गया, तो एक चांसेस बन सकते हैं इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के। एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड इन दी लेबोरेटरी में इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू बता चुके हैं हम ये। एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल ड्यू टू नॉन इंटैक्ट स्किन ऑफ दी वर्कर्स, कट और एब्रेशंस। अगर कोई इंटैक्ट है उसमें कट या एब्रेशंस लगे हैं, वहाँ से ये वायरस भी दूसरे में स्प्रेड हो सकते हैं। आउटसाइड ऑफ ह्यूमन सेल HIV वायरस कैन नॉट सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग। कभी भी ये बाहर ह्यूमन जो है उसके ह्यूमन सेल्स के बाहर ही सर्वाइव नहीं करता। HIV इज रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू आयनाइजिंग रेडिएशन एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट। आयनाइजिंग रेडिएशन जो होते हैं हमारे, जो अल्फा बीटा गामा रेज होते हैं, एक्स रेज होते हैं, UV रेज होते हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं, इनके लिए क्या होता है, ये थोड़े से रेजिस्टेंट सो करते हैं। HIV इज ईजिली इनएक्टिवेटेड बाई हीट इन एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, कि 30 मिनट तक अगर इसको हम 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हीट करते हैं तो ये HIV वायरस जो होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ HIV, क्या हुआ, ये वायरस इन्फेक्ट किया तो इसका भी एक लाइफ साइकिल होगा कि कैसे ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं। तो ये यहाँ पे होस्ट सेल में क्या होता है, ह्यूमन बींग आर दी ओनली नेचुरल होस्ट, रिप्लिकेट इन चिंपैंजी बट डज नॉट लीड टू अ क्लिनिकल डिसीज, नो ट्रू एनिमल मॉडल। मेनली ये क्या हो रहा है, रिप्लिकेट किस में होता है, जो ह्यूमन है चिंपैंजी होता है, बट एनिमल्स में ये नहीं होता। बाइंडिंग ऑफ HIV टू टारगेट सेल, सबसे पहले HIV वायरस आएगा, वो हमारे जो टारगेट सेल्स होते हैं उस पर आकर बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद में उस सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ से वायरस की एंट्री होगी। पहले तो बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद वायरस की एंट्री होने लगेगी। वायरस की एंट्री होने के बाद में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ HIV प्रो वायरस। अब इसको प्रो वायरस क्यों बोला, जैसे मैंने बताया था कि ये जो HIV वायरस होते हैं वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। हमारी बॉडी में जाते हैं तो क्या करते हैं, एक कॉपी, DNA कॉपी जैसा बनाते हैं, तो इसको क्या बोला गया है यहाँ पे, HIV प्रो वायरस। देन इसके बाद ही इसमें लैटेंट इन्फेक्शन स्टार्ट होते हैं। जब तक ये प्रो वायरस बनेगा नहीं तब तक इन्फेक्शंस नहीं होंगे, उसके बाद ही इन्फेक्शंस स्टार्ट होंगे कि जो सिम्टम्स हमको दिखने लगेंगे, या हमारी सेल धीरे धीरे इन्फेक्ट होने लगती है, हमारा इम्यून सिस्टम इन्फेक्ट होने लगता है। देन है रिप्लिकेशन ऑफ HIV। उसके बाद जैसे ही ये वायरस रिप्लिकेट करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स कंप्लीटली दिखते हैं। तो ये जो टाइम होता है कि जो वायरस हमारे बॉडी में इन्फेक्ट हुआ और लास्ट में रिप्लिकेशन हुआ या फिर डिसीज़ प्रोड्यूस हुआ, ये होता है इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड, और ये बहुत ज़्यादा होता है। देन है मॉर्फोलॉजी में है मल्टीपल ऑर्गन्स आर अफेक्टेड बाय HIV के थ्रू मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम या मल्टीपल सिस्टम्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। जैसे कि फर्स्टली इसमें लिम्फोसाइट्स का रोल होता है, तो लिम्फ नोड चेंजेस होंगे, लिम्फाइट फॉलिकल्स जो होते हैं वो बढ़ जाएंगे साइज में। और अगर ब्रेन की बात करते हैं, HIV इनकेफेलाइटिस, पेरीवेस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन बाय मैक्रोफेजेस एंड जाइंट सेल्स, कि मतलब इसमें ब्रेन को इन्फेक्ट कर रहा है तो इंसेफेलाइटिस कि उसमें क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लगेंगे मेम्ब्रेन्स पे। पेरीवेस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन मतलब कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होने लगेगा, वो ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी डिस्टर्ब होगी, वो प्रॉपरली उनका वर्क नहीं हो पाएगा। वेस्कुलेटरी डिस्टर्ब होने के कारण क्या होगा, प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, आइसोटोनिसिटी मेंटेन नहीं होगी, जो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर चेंज हो जाएंगे, सेल्स के बीच का वर्क चेंज हो जाएगा। और ये कौन करता है, मैक्रोफेजेस और जाइंट सेल्स, क्योंकि मैक्रोफेज जाइंट सेल्स क्या है, मैंने पहले भी बताया है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। Then pathophysiology and immune pathogenesis. The hallmark of HIV disease is a profound immunodeficiency resulting from a progressive quantitative and qualitative deficiency of the subset of T lymphocyte referred to as helper T cell. HIV में हॉलमार्क क्या बोला है यहाँ पे, ये क्या करता है, इम्यूनोडिफिशियंसी को कॉज करता है। और ये इम्यूनोडिफिशियंसी जो होती है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मतलब कि मात्रा में भी ज़्यादा और क्वालिटी में भी ज़्यादा, उसको क्या करता है, प्रोग्रेस करता है डिसीज़ को, मतलब कि टी लिम्फोसाइट को उतना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और टी हेल्पर सेल्स को डिस्टर्ब करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। उसके जो काम होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट होने लगते हैं। HIV में इन्फेक्ट एनी सेल बेयरिंग CD4 एंटीजन रिसेप्टर, सच सेल आर T4 लिम्फोसाइट्स।
CD4 एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं सेल पे, इसको इन्फेक्ट करेगा। ACD4 क्या है? T4 हेल्पर सेल्स का ही टाइप है, CD4 एंड CD8। मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट्स आर इंपॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ HIV. मोनोसाइट्स आर एबल टू कैरी द वायरस टू वेरियस ऑर्गन इन द बॉडी सच एस ब्रेन एंड लंग्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं, मैक्रोफेजेस जो होते हैं, जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रिजर्वायर होते हैं HIV के, और ये ही जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको दूसरे ऑर्गन्स में कैरी करने के लिए भी एबल होते हैं। तो ये ब्रेन और लंग में जो कैरी होता है, डेंड्राइटिक सेल्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसके लिए मोनोसाइट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लिनिकल पिक्चर्स की बात करेंगे तो HIV जो थी कॉज करती है कि स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज, और ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें एक्यूट फेज, एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम। इसको क्या बोला गया एक्यूट फेज को? एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम। मतलब स्टार्टिंग में जैसे इन्फेक्ट होता है HIV पेशेंट तो उसको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें है सोर थ्रोट, गले में खराश रहेगी, फीवर, स्किन में रैसेस मिलेंगे, माइल्जिया, मस्कुलर पेन, फैटिगनेस मतलब बहुत ही थकान लगेगी, भारी भारी सा लगेगा, वेट लॉस, वेट कम होने लगेगा, सेल्फ लिमिटिंग फ्लू लाइक सिंड्रोम, जैसे कि फ्लू में होते हैं, ब्रेथलेसनेस होगी, डिस्निया होती है, रेस्टलेसनेस होती है। तो ये सिम्टम्स भी हमको इसमें देखने को मिलेंगे, किसमें? एक्यूट फेज में। सेकेंड फेज होता है इसमें क्रॉनिक फेज या लेटेंट या एसिम्टोमेटिक फेज। इसमें क्या होगा? क्रॉनिक फेज है तो पेशेंट में रिमेन एसिम्टोमेटिक फॉर 12 ईयर और लॉन्गर, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड ही होता है 10 to 13 ईयर। तो इसमें क्या है, 12 साल के बाद में लंबे टाइम में क्या होता है, एसिम्टोमेटिक पीरियड आ जाता है, जिसमें कि परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ नोड जो होते हैं उसकी साइज बढ़ जाती है, सारे लिम्फ नोड की, जनरलाइज्ड, पर्टिकुलर लोकलाइज्ड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। माइनर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जैसे कि थ्रस एंड हर्पेस जोस्टर, दूसरे जो स्किन डिसऑर्डर होते हैं, जो कि मतलब ये भी जो ट्रांसमिशंस मतलब बोलना चाहिए कंटाजियस डिसीज़ होते हैं, वो भी इसमें इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। समटाइम्स फीवर, रेस एंड फैटिक कंटिन्यू, फीवर, रेस और फैटिक जो होता है वो कंटिन्यू रह सकता है इसमें। थर्ड फेज होती है फेजेस ऑफ फ्रैंक एड्स। तो इसमें बोला गया है फ्रैंक एड्स में परसिस्टेंट फीवर रहेगा, वेट लॉस होगा, डायरिया होगा, उसे लूज मोशन होने लगता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है, मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि उसे रात भर नींद नहीं आएगी, वो इतना रेस्टलेसनेस रहेगा, इतना ब्रेथलेसनेस रहेगा, उसे इतनी ज़्यादा लेथार्जी रहेगी, थकान रहेगी, अनइजीनेस रहेगा कि ये क्या करता है, हमारी मतलब नींद ही नहीं आएगी, उसे डिमेंसिया, वो बहुत ही परेशान हो जाएगा। तो ये जो थी फेजेस ऑफ फ्रैंक एड्स की फेज़ है। देन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो टेस्ट फॉर स्टेबलाइजिंग HIV इन्फेक्शन, तो एंटीबॉडी टेस्ट फर्स्टली कराएंगे जिसमें कि एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉट कराया जाता है। डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ HIV में P24 एंटीजन कैप्चर एसे, HIV RNA एसे, DNA पॉलीमर चैन रिएक्शन, कल्चर ऑफ HIV, ये सारी चीज़ें कराते हैं क्योंकि वायरस को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करती हैं। टेस्ट फॉर डिटेक्ट इन इम्यूनिटी को अगर डिटेक्ट करना है तो CD4 T सेल काउंट कराएंगे तो ये कम हो जाएगा, और CD8 सेल काउंट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो CD4 और CD8 का रेशियो जो होता है उसमें क्या होता है कि CD4 जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और CD8 जो होता है वो थोड़े कम होते हैं, बट CD8 यहाँ पे बढ़ गया और CD4 कम हो गया, तो इनका जो रेशियो होता है वो भी रिवर्स हो जाएगा। लिम्फोपीनिया, लिम्फोसाइट्स कम हो रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट भी डिक्रीज हो रहा है। टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड ट्यूमर, अगर इसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, मल्टीपल ऑर्गन्स में ये स्प्रेड हो रहे हैं या फिर कोई ट्यूमर है, तो इस कंडीशन में हम इसमें FNAC फाइन निडल जो ऐसे होते हैं ना, ये भी हमको यहाँ पे कराने पड़ेंगे, और बायोप्सी भी कराना पड़ेगा कि वो कोई कैंसर तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, मैलिग्नेंट ट्यूमर तो नहीं है। तो इस प्रकार से जो तीन फॉर्म में इसमें टेस्ट कराया गया है, एक जो होता है HIV इन्फेक्शन को बताता है, उसके मार्कर्स को शो करता है, सेकंड जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम को बताता है, और थर्ड जो होता है वो कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन को बताता है। तो इस प्रकार से जो HIV होती है वो पैंडेमिक डिसीज़ है जो कि थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स, निडल, सिरिंज के थ्रू फैलता है, किसी भी मॉस्किटो से नहीं फैलता, किसी के काटने से नहीं फैलता, किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है, और साथ में हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, उसको पूरे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो होते हैं अफेक्ट होते हैं, इसलिए इसे इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज़ भी कहा गया है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो नाम इसको मिला है क्योंकि इम्यून सिस्टम जो होता है वो डिसीज़ मतलब इम्यून सिस्टम वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता। हम किसी भी दूसरे डिसीज़ के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ससेप्टिबल हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमें वो हो जाता है। तो इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो भी क्या है, बैड है, बैड प्रोग्नोसिस, मतलब ठीक नहीं होती। तो इस प्रकार से जो ओजछाई व्याधियाँ होती है उसके अंतर्गत इसका वर्णन हम कर सकते हैं कि ओजछाई में हम HIV एड्स को बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।
आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।